लोग सीखेंगे व्हाट इज़ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, कॉन्फिडेंस ख़त्म क्यों हो जाता है। व्हाट इज़ कॉन्फिडेंस अकॉर्डिंग टू यू? आपके हिसाब से कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नॉर्मली होता है, लेकिन जैसे ही हम कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं और वो एक्टिविटी हम करने के बाद सडनली हमको ये एहसास होता है, जैसा आपने कहा कि हमने बहुत अच्छे से नहीं किया। बहुत अच्छे से मतलब क्या है? कोई एक आइडिया हमारे मन में है जो अच्छा होता है और उसके बराबर मैंने नहीं किया। एक छोटा बच्चा, बहुत ही छोटा बच्चा, अगर उसको आप कुछ भी करने के लिए बोल दें, डांस करने को, खेलने को, ही इज़ ऑलवेज कॉन्फिडेंट, बिकॉज उसके मन में कोई परफेक्ट आइडियल सिचुएशन नहीं है, इसलिए वो कभी कॉन्फिडेंस लूज़ करता ही नहीं है। सो कॉन्फिडेंस लूज़ क्यों होता है? बिकॉज ऑफ योर कंपैरिजन। आप जब अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हैं या कोई और आपको किसी और से कंपेयर करता है, वो कोई और रियल आदमी हो सकता है, आपका क्लासमेट, या इमेजिनरी हो सकता है कि मुझे बेस्ट करना है और ये वाला बेस्ट नहीं है। जैसे ही आपका कंपैरिजन शुरू होता है, आपका रियलिटी के साथ रिलेशन ख़त्म हो जाता है। जो आप हैं, मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जिसको आज एग्ज़ाम दूंगा तो शायद 100 में से 20 नंबर मिले, दैट इज़ माई रियलिटी। बट जैसे ही मैं एग्ज़ाम देता हूँ या कोई इंटरव्यू देता हूँ, वो 20 नंबर बहुत कम लगते हैं, बिकॉज किसी और को 100 दिखे। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, अकेले खेल रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 10 बार हारा, 20 बार हारा, लेकिन जब मैच में जाता हूँ, एक भी रन कम बनाता हूँ मेरे फ्रेंड से, तो मेरा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। कॉन्फिडेंस खत्म होने का सबसे बड़ा रूट मेरे हिसाब से है कंपैरिजन। कंपैरिजन करते क्यों है? बचपन से हमको बताया गया है, सिखाया गया है कि कंपैरिजन बहुत हेल्दी है आपके लिए, उसको हेल्दी कंपैरिजन के नाम से बोला गया है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंपैरिजन इज़ नेवर हेल्दी, कंपैरिजन इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज ब्रूटल। आप अपने आप को किसी से भी कंपेयर करके अच्छा महसूस नहीं कर सकते। अगर कर भी लेते हैं, मान लीजिए आपने अपने क्लास में फर्स्ट आ गए, आपको बड़ी खुशी हो रही है, उसका जो टेंशन होता है ना कि उसी चीज़ को कंटिन्यू करना है। मेरे पास एक बच्चा आया था, आपके स्कूल का बच्चा, ही वॉज अ टॉपर, बट अगले सेशन में जब एग्ज़ाम था उसका, ही वॉज एक्चुअली क्राइंग। ही वॉज सेइंग, सर जैसा मैंने पहले किया था वैसा नहीं कर पाऊंगा तो पापा मम्मी क्या कहेंगे। वो कॉन्फिडेंस कहाँ चला गया? ही स्टार्टेड कंपेयरिंग हिज ओन सेल्फ, अपने आप को अपने आप से ही। फिर करें क्या सर? क्या हम कंपेयर ना करें? अभी तो पॉसिबल ही नहीं है कंपेयर ना करें। मैं चाहता हूँ आप सब लोग किसी और से मत कहिएगा, पेरेंट्स से मत बोलिए, टीचर से मत बोलिए, फ्रेंड से मत बोलिए, अपने लिए अपने आप को शाबाश करिए कि जो भी चीज़ मैं हूँ कम से कम वो तो हूँ। आज अगर इस बुक को पढ़ता हूँ, 100 में से मुझे 10 वर्ड्स समझ में आते हैं, तो एटलीस्ट 10 तो समझ में आते हैं। उसके लिए तो मैं तो आई एम हैप्पी फॉर दैट। जब आप अपने रियलिटी को, जो प्रेजेंट स्टेटस है, उसको गुड बोलेंगे, पेरेंट्स नहीं बोलेंगे, बिकॉज पेरेंट्स बहुत डरे हुए हैं। पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर के, अपने लिए लेकर के इतना डरे हुए हैं कि वो आपको बोलेंगे बेटा चिंता मत कर, कंपेयर नहीं करना, लेकिन आप उनकी आंखों में देखेंगे तो आपको दिखाई दीजिएगा कंपैरिजन। अच्छा राहुल कितने आए थे, चल कोई बात नहीं बाद में ट्राई करना, चल कोई बात नहीं बाद में ट्राई करना, आपको दिख जाता है कि कंपैरिजन हो गया बॉस। और फिर कभी कभार गाहे बगाहे गुस्सा आ ही जाता है उन लोगों को। इसलिए आप प्लीज़ उनसे एक्सपेक्ट मत करिए कि वो आपको कॉन्फिडेंस डालने की कोशिश करेंगे। बहुत कम पेरेंट्स होते हैं, 100 में से शायद एक आध पेरेंट होंगे जो अपने बच्चे को, जैसे मैं अपने बच्चे को पता है क्या बोलता हूँ, प्लीज़ फेल होके आना यार। बोलते पापा कैसी बात करते हो आप, कोई फेल होता है एग्जाम में? आई वॉन्ट हिम टू फील वेरी गुड फॉर वॉट एवर बैड ही इज़। और पता है क्या होता है? सडनली द चाइल्ड स्टार्ट्स फीलिंग कॉन्फिडेंट। यू हैव टू फील गुड अबाउट एफर्ट एंड नॉट रिजल्ट। आज एक क्लास में आप बैठे हैं, आपने होमवर्क किया या नहीं किया? लेट्स से टीचर आपकी बोलती है आपको होमवर्क करके लेकर आना है, आप लेकर आपने किया या शायद नहीं किया, आपने टीवी देखा, यू नीड टू फील गुड अबाउट दैट टीवी देखना ऑल्सो। देखिए आपने टीवी देखा है, अब वो बात खत्म हो चुकी है। अब अगर आज इस समय उसके बारे में गिल्टी फील कर लेंगे, गिल्टी मतलब डांट पड़ रही है, अंदर से बड़ा ख़राब सा लग रहा है, वो ख़राब सा फीलिंग क्या आपको लगता है कि आपको मोटिवेट करेगा आगे की पढ़ाई करने के लिए, आगे का काम करने के लिए? वो जो गिल्ट है दैट इज़ लाइक पस,
यू नो इस पस जो बॉडी में फोड़े में होता है वो दर्द करता है। जब भी आप जाएंगे बुक खोलेंगे बोलेंगे मैं बहुत बेकार लड़का हूँ यार, मैं इतना भी नहीं कर पाता हूँ यार। दिस थॉट, आपने क्या कहा, इमोशनल सपोर्ट। जब आप बुक खोलेंगे और पढ़ेंगे और आपके मन में आएगा मैं इतना भी नहीं कर पाता, ये इमोशनल सपोर्ट करेगा। ये तो टूटा हुआ पैर है आपका, आप खड़े होना चाहते हैं, रात को पढ़ना चाहते हैं, बट पापा जी आते हैं देखते हैं आपको कि कोई सपोर्ट नहीं है। आपको चोरी करना पड़ेगा अपने लिए, खुद के लिए सपोर्ट। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर 50 भेड़ें या बकरियाँ रख दी जाती हैं साथ में चरने के लिए। ये चारा है आपका, बुक्स। और जो ज़्यादा चर लेगा उसको शाबाशी दी जाएगी, और जो बेचारा 2-4 अक्षर चरता है तुम किसी लायक नहीं हो, तुम घास भी नहीं खा सकते, वो देखो कितना अच्छा घास खाया उसने। बट ऐसे तो होता है आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस आए तो अपने एवरेज, नॉट सो गुड, ओके एफर्ट्स को भी गुड बोलना होगा। थोड़ा सा मैं पढ़ता हूं, आप सुनिए, ठीक है। इट इज अ स्टोरी ऑफ अ बॉय कॉल्ड बिल जॉय। बिल जॉय सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली जानते हैं, यूएस का सबसे बड़ा हब, बिजनेस हब, उसका वन ऑफ द रिचेस्ट मैन है ये। इसकी एक कंपनी है, उसका नाम द सन माइक्रोसिस्टम। तो बचपन में वो कैसा था और किस लिए वो इतना अमीर बना, कैसे सक्सेसफुल बना। द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ओपनड अ न्यू कंप्यूटर सेंटर 1971। नया सेंटर खुला स्कूल में मेरे पैदा होने से पहले, इन अ ब्रांड न्यू बिल्डिंग ऑन बील एवेन्यू एन आर्बर, एक जगह पर खुली। वो बिल्डिंग कैसी थी, विथ बीज ब्रिक एक्सटीरियर वॉल्स एंड डार्क ग्लास फ्रंट, बहुत खूबसूरत थी, वॉल्स उसके बड़े अच्छे थे और ग्लास का बना था। द यूनिवर्सिटीज एनॉर्मस मेन फ्रेम कंप्यूटर्स स्टूड इन द मिडल ऑफ वास्ट वाइट रूम। ये उस जमाने का है 1971 में। पता है कंप्यूटर क्या साइज़ के होते थे, इस कमरे से बड़े होते थे कंप्यूटर्स। एक कंप्यूटर इस कमरे से बड़ा होता था। तो एक बड़ा सा हॉल था, उसके अंदर में ये मेन फ्रेम कंप्यूटर रखा हुआ था। Looking as one faculty member remembers, like one of the last scenes in the movie 2001 A Space Odyssey, किसी फिल्म का सीन लगता था उस समय। कंप्यूटर्स उसमें थे ही नहीं कहीं। Off to the side were dozens of key punch machines, बटन नहीं होते थे वहाँ पे, पंच कुछ कार्ड्स डालना पड़ता था मशीन्स पे। This was the state of art, ये उस ज़माने का सबसे मॉडर्न चीज़ थी। स्टेट ऑफ आर्ट मतलब बहुत मॉडर्न। स्टेट ऑफ आर्ट एक फ्रेज है। द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन हैड वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड कंप्यूटर सेंटर्स साइंस प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे स्कूल था, कॉलेज था, और बेस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम था वहाँ पे दुनिया का। एंड ओवर द कोर्स ऑफ कंप्यूटर सेंटर्स लाइफ, thousands of students passed through that white room, the most famous of whom was gawky teenager Bill Joy। गॉकी मतलब तो अजीबो गरीब टाइप का। बहुत से बच्चे वहाँ से गुजरे, लेकिन सबसे फेमस बच्चा कौन सा था, अजीबो गरीब टाइप का बच्चा, बिल जॉय। जॉय केम टू यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन इन द ईयर कंप्यूटर सेंटर ओपन। जिस साल कंप्यूटर सेंटर खुला था उसी साल उसका एडमिशन वहाँ पर हुआ। ही वॉज 16, जस्ट 12 पास करके गया होगा। ही वॉज टॉल, वेरी थिन, विथ अ मॉप ऑफ अनरूली हेयर। मॉप मतलब पोछा होता है, पोछा, ऐसा उसका बाल था, ऐसा। देखा नहीं पागल बच्चे जो पढ़ते रहते हैं हमेशा, ऐसा था वो। मॉप ऑफ अनरूली, ठीक से सेट नहीं हुआ था बाल, सॉरी ये गलत है, फाई लिखा है, ही होना चाहिए। ही हैड बीन वोटेड द मोस्ट स्टूडियस स्टूडेंट बाय ग्रेजुएटिंग क्लास एट नॉर्थ फार्मिंगटन हाई स्कूल। अपने स्कूल का सबसे ज़्यादा पढ़ाकू लड़का था, सबसे ज़्यादा तेज लड़का, उसको वोट किया गया था। स्टूडियस, ही वॉज द मोस्ट स्टूडियस, सबसे पढ़ाकू। स्कूल की किताबें तो पढ़ता ही था, टॉप करता ही था, उसके अलावा 100 किताबें पढ़ लेता था वो, बहुत तेज था वो। विच एज ही पुट्स इट, और वो बोलता है, मेंट, इसका मतलब बहुत अच्छा नहीं है सर, मेंट दैट ही वॉज नो डेट नर्ड। बोलता है सर मैं इतना पढ़ने में तेज था, लड़कियां मुझसे पढ़ती नहीं थी, कोई डेट पर नहीं जाती थी मुझसे, बहुत अच्छी चीज़ नहीं थी मेरे लिए। होता है बहुत बार, जो बहुत पढ़ाकू बच्चे होते हैं ना, लड़कियां पसंद नहीं करती उनको, मतलब नॉर्मल लड़कियां, पढ़ने वाली लड़कियां पसंद करेंगी, बट उसको
He had thought he might end up as biologist or mathematician. उसको स्कूल में लगता था कि वो क्या बनेगा, या तो मैथमेटिशियन बनेगा या तो बायोलॉजिस्ट. बट लेट इन हिज फ्रेशमैन ईयर, लेकिन जब वो शुरू में कॉलेज में आया, ही स्टम्बल्ड अक्रॉस द कंप्यूटर सेंटर. स्टम्बल्ड मतलब होता है अचानक उसके सामने कंप्यूटर सेंटर आ गया. अचानक, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था उसने. वो तो मैथमेटिशियन बनना चाहता था, बायोलॉजिस्ट बनना चाहता था. एंड ही लुक्ड एंड ही वॉज हुक्ड. और उसके बाद वो चिपक गया. बस कंप्यूटर सेंटर ही उसकी ज़िंदगी हो गई, सुबह से लेकर शाम तक. कोई ऐसी चीज़ मिलनी चाहिए आपको. अगर कॉन्फिडेंस चाहिए तो खाली मार्क्स से नहीं आता, जॉब से नहीं आता. देखा है आपने, बहुत से लोगों के पेरेंट्स जॉब करते हैं, अच्छा अच्छा बिजनेस करते हैं, लेकिन डरते रहते हैं. अरे जॉब से निकाल दिया तो आज पता है आज बड़े बॉस आएंगे, आज मुझे जल्दी जाना है. वो कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है. फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन, उस दिन के बाद से द कंप्यूटर सेंटर वॉज हिज लाइफ. उसकी ज़िंदगी थी कंप्यूटर सेंटर. ही प्रोग्राम्ड व्हेनेवर ही कुड. जब भी उसको टाइम मिलता था वो प्रोग्रामिंग करता था कंप्यूटर पे. जॉय गॉट अ जॉब विद अ कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर सो ही कुड प्रोग्राम ओवर समर. गर्मियों की छुट्टियों में वो लड़का खेलने नहीं जाता था, प्रोफेसर के यहाँ जाकर नौकरी ले ली. सर मुझे कुछ प्रोग्राम कर दीजिए प्लीज़ अपने कंप्यूटर. था नहीं ना कंप्यूटर्स, बहुत बड़े बड़े बहुत महंगे आते थे. आज की डेट में कंप्यूटर्स का रेट अगर जोड़ो तो एक हवाई जहाज़ के बराबर एक कंप्यूटर का कॉस्ट था उस समय. 1975 he enrolled in graduate school at the University of California at Berkeley. बच्चे 12 के बाद, ग्रेजुएशन के बाद पूछते हैं सर क्या करियर चूज़ करें. अगर आपको पूछना पड़ रहा है क्या करियर चूज़ करें, इसका मतलब आपने पिछले 15 साल में कुछ भी नहीं किया. आपको पता चल जाना चाहिए अब तक कि मुझे क्या पसंद है. इस बच्चे को क्लियर हो गया था. घूमते घामते कॉलेज पास किया, कॉलेज में आया, कॉलेज में देखा उसने कंप्यूटर, ही वॉज हुक्ड. कुछ और करना ही नहीं उसको, बहुत मज़ा आता है. एडमिशन मिले चाहे ना मिले, चोरी चोरी जाके सीख लेगा. सिंगर्स क्या करते हैं, जा जाके कहीं भी मौका मिलता है जाकर ऑर्केस्ट्रा में गा लेते. कभी आप सोनू निगम का वीडियो देखिएगा यूट्यूब पे, बच्चा सा था ऐसा और माइक लेकर गा रहा है शादियों में. आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि सोनू निगम इतना बड़ा सिंगर शादियों में गाता था. जहाँ मौका मिला वहाँ गाता था. देयर, और फिर वहाँ पर क्या किया यूनिवर्सिटी में उसने, ही बरीड हिमसेल्फ. बरीड जानते हैं, ज़मीन के अंदर अपने आप को गाड़ देना. तो उसने कहाँ बरी किया अपने आप को, इवन डीपर इनटू द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की दुनिया में और घुसते गया. जब उसका एग्ज़ाम हो रहा था ड्यूरिंग हिज ओरल एग्जाम्स फॉर PhD, इमेजिन करिए हमारा एग्ज़ाम होता है ना, हमारी हालत क्या होती है, इस बच्चे की हालत क्या थी. ही मेड अप अ पर्टिकुलरली कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम. एक बहुत मुश्किल सॉफ्टवेयर बनाया, एल्गोरिदम हम लोग तो समझ भी नहीं सकते. उसने बनाया ऑन अ फ्लाई, एक मक्खी के ऊपर, कि मक्खी कैसे उड़ती है. दैट एज वन ऑफ हिज मेनी एडमायरर्स हैज़ रिटन. उसके किसी प्रोफेसर ने बाद में लिखा था, पता है कैसा था, सो स्टन्ड हिज एग्जामिनर्स. क्या बता रहा है बॉस, कोई वाइवा फाइवा नहीं था उसका. वो इतना तेज था कि टीचर्स चुप सुन रहे उसको. सरप्राइज द प्रोफेसर्स. वो प्रोफेसर्स इतना स्टंट हो गए दैट वन ऑफ देम लेटर कंपेयर्ड द एक्सपीरियंस एज जीसस कंफाउंडिंग हिज एल्डर्स. कि जैसे जीसस क्राइस्ट जब छोटे से थे और बड़े बड़े साधुओं से जब मिले थे तो वो जीसस क्राइस्ट साधुओं को पढ़ाते थे. तो ऐसे ही था, हम बुढ़े प्रोफेसर्स, हमको कुछ नहीं आता, वो हमको पढ़ा रहा था. ये उसकी हालत क्यों थी, बिकॉज उसने अपने आप को इतने सालों से कंप्यूटर में घुसा रखा है. बाद में क्या हुआ, वर्किंग इन कोलैबोरेशन विद स्मॉल ग्रुप्स ऑफ प्रोग्रामर्स. कुछ बच्चों को, कुछ लोगों को और इकट्ठा किया जो प्रोग्रामर्स हैं, और बड़े लोगों को भी. जॉय टुक ऑन द टास्क ऑफ री राइटिंग यूनिक्स. यूनिक्स एक बहुत ही मुश्किल कंप्यूटर का लैंग्वेज था उस ज़माने का. उसको पूरी लैंग्वेज को फिर से लिखा. वो लैंग्वेज पता है क्या था, जब मैं बहुत साल पहले, जब मैं पहली बार कंप्यूटर पे बैठा था तो सब डॉस में लिखे रहते थे, काला काला. अभी भी मेरा इंटरनेट ऑफ हो जाता है तो डॉस में खोल करके कुछ करना पड़ता है, उसमें डालना पड़ता है, मुझे समझ में नहीं आता. वो लैंग्वेज को इसने फिर से लिखा पूरा. बोल रहा है जॉय टुक विच वॉज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप्ड बाई AT&T फॉर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. वो बहुत पहले बनाया गया था सिस्टम, यूनिक्स. Joy's version was very good. इतना अच्छा था, it was so good in fact that it became and remains the operating system on which literally billions of computers around the world run. आज भी
जो दुनिया के इतने ढेर सारे कंप्यूटर्स चलते हैं उसी बिल जॉय के लिखे हुए कोड पर चलते हैं, सॉफ्टवेयर पर चलते हैं। इफ़ यू पुट योर मैक, मतलब जो भी लैपटॉप है आपका कंप्यूटर, इन अ फनी मोड वेर यू सी द कोड्स, जॉय सेज आई सी थिंग्स आई रिमेंबर टाइपिंग 25 ईयर्स अगो। आज हम लोग टाइप करते हैं गूगल के पीछे, आपको तो साफ साफ दिखाई देता है गूगल, लेकिन उस चीज़ को साफ दिखने के लिए पीछे कोड्स लिखे गए हैं। तो बोलता है जो भी वो कोड्स है 25 साल पहले जो मैंने लिखे थे, आज उसी को लोग यूज़ कर रहे हैं। उस समय कॉलेज में बच्चा था वो। आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम बर्कले, जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, जॉय को फाउंडेड, लास्ट लाइन है ये, जॉय ने क्या बनाया, ही को फाउंडेड का एक कंपनी बनाई, द सिलिकॉन वैलीज फर्म सन माइक्रोसिस्टम, विच वॉज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल प्लेयर्स इन द कंप्यूटर रेवोल्यूशन। जो बड़ी क्रांति आई दुनिया में, कंप्यूटर की दुनिया में, इसकी कंपनी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही थी। आज हम सब के घर में कंप्यूटर्स है, आज हम सब की जेब में कंप्यूटर्स है। बताइए कंप्यूटर है ये, इट्स अ कंप्यूटर। इसमें मेरे पास 128 GB का हार्ड ड्राइव है। आज से 20 साल पहले जो कंप्यूटर्स होते थे उसमें 1 GB का भी हार्ड ड्राइव नहीं होता था। वो जो रेवोल्यूशन हुआ है उसमें बिल जॉय की कंपनी का बहुत बड़ा रोल है। देयर ही रीरोट अनदर कंप्यूटर, फिर से एक और लैंग्वेज लिखा, जावा, एंड उसका लेजेंड, उसकी जो फेमस होता था वो और बढ़ते गया। द लेजेंड ग्रू इवन फर्दर एमंग सिलिकॉन वैली इनसाइडर। और जो सिलिकॉन वैली के लोग हैं, बड़े बड़े लोग, तुर्रम खां, this joy is spoken of with as much awe as someone like Bill Gates of Microsoft. Joy, बिल जॉय के कंपैरिजन किसके साथ होता है? बिल गेट्स। जानते हैं बिल गेट्स कौन है? richest man in the world. He is the richest man in the world. He is sometimes called, बिल जॉय को पता है लोग कभी कभी क्या बोलते हैं? एडिसन ऑफ इंटरनेट। एडिसन कौन था? थॉमस अल्वा एडिसन, बिजली की खोज करने वाला। ऐसे ही इसको बोला जाता है, इंटरनेट का एडिसन है वो। As the Yale computer scientist Devil Galanter says, Bill Joy is one of the most influential people in the modern history of computing. इतिहास बनाया उसने। हम लोग तो नहीं जानते, बट जो लोग कंप्यूटर की दुनिया के हैं वो जानते हैं। कैसे पॉसिबल हो सकता है यार, हम तो इतने तेज़ हैं नहीं ना। उसकी तेज़ी का ये चीज़ नहीं है, सीक्रेट उसके पढ़ाई में तेज़ होने का नहीं है, सीक्रेट कुछ और है। द स्टोरी ऑफ बिल जॉय's जीनियस हैज़ बीन टोल्ड मैनी टाइम्स। बहुत लोगों ने बहुत बार इस स्टोरी को बताया है। एंड द लेसन इज़ ऑलवेज द सेम। और सब जगह पर जब लोग बताते हैं तो एक ही लेसन बताते हैं। हियर वॉज अ वर्ल्ड दैट वॉज प्योरेस्ट ऑफ मेरिटोक्रेसीज। मेरिटोक्रेसी अंडरलाइन कर लीजिए। मेरिटोक्रेसी का मतलब होता है जो रहेगा बेस्ट वो पाएगा बेस्ट। कोई घूस नहीं, कोई चोरी नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर पा लिए चोरी करके या डोनेशन दे दिया आपको मिल गया। मेरिटोक्रेसी मतलब बॉस तुम्हें अगर आता है तो पाओगे। मैच खेलने जाओ, अगर तुम्हें बॉलिंग आती है, आउट कर पाते हो तुम बॉलर, बैटिंग कर पाते हो तुम बैट्समैन। कोई भी यहाँ पर घूस दे करके डांसर नहीं बन सकता। क्या करोगे डांस करके जब आता ही नहीं तो। ऐसे ही कंप्यूटर की दुनिया उस समय एक मेरिटोक्रेटिक दुनिया थी, कोई घूस नहीं चलता था वहाँ। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग डिडंट ऑपरेट ऑन ओल्ड बॉयज़ नेटवर्क। उस ज़माने में ओल्ड बॉयज़ नेटवर्क मतलब होता है अरे बॉस मैं जानता हूँ उसमें तुम्हारा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं था। It was a wide open field in which all participants were judged solely on their talent and their accomplishment. उस कंप्यूटर की दुनिया में वही फर्स्ट आता था, वही जीतता था जिसके पास टैलेंट होता था, बस। It was a world where the best men won. जो बेस्ट थे वही जीतते थे। And Joy was clearly one of the best men. और जॉय साफ है कि बहुत बेस्ट था। कैसे बेस्ट हुआ वो? It would be easier to accept the version of events, however, if we hadn't looked at ये पैराग्राफ काट दीजिए, थोड़ा एक दूसरी बुक का है, इसको काट दीजिए, इसको नहीं पढ़ेंगे। कैसे पॉसिबल हो पाया? ये बहुत कंफ्यूजिंग है। कैसे पॉसिबल हो पाया? ये बहुत सिंपल भी है और कंफ्यूजिंग भी है। ध्यान से सुनिएगा। फॉर ऑलमोस्ट अ जनरेशन, बहुत सालों से psychologists around the world have been engaged in the spirited debate over a question that most of us would consider to have been settled years ago. एक ऐसा सवाल है
जो आप सब मानेंगे सर ये फालतू का सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप, ये सवाल का आंसर बहुत क्लियर है। क्वेश्चन क्या है? द क्वेश्चन इज देयर सच ए थिंग एज इननेट टैलेंट? क्या टैलेंट नाम की कोई चीज़ होती है? सर बिल्कुल होती है। कुछ लोग गायक होते हैं, कुछ लोग एथलीट होते हैं, कुछ लोग डांसर होते हैं, सब लोग नहीं होते, सब इतने तेज़ नहीं होते, ये हम सब मानते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ और खोजा गया है। ये पैराग्राफ यहाँ पर कट कर दीजिए, उसके बाद नीचे से पढ़ेंगे। एग्जिबिट ए, नेक्स्ट पैराग्राफ। इन अ टैलेंट आर्ग्यूमेंट, एक बहस हुई थी। इज अ स्टडी डन इन 1990 बाय साइकोलॉजिस्ट के एंडर एरिक्सन एंड 2 ऑफ हिज कलीग्स इन बर्लिन एलीट एकेडमी ऑफ म्यूजिक। एक अजीबोगरीब टाइप का रिसर्च हुआ था टैलेंट को लेकर। एक म्यूजिक स्कूल जहाँ पर खाली म्यूजिक पढ़ने वाले बच्चे इकट्ठा होते हैं, वो सब उनके ऊपर एक स्टडी किया गया। साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी किया कि कौन से बच्चे हैं, वो तो सब सिंगर्स ही हैं, सब जाके गाना सीखना चाहते हैं, म्यूज़िक सीखना चाहते हैं। उसमें से भी कौन है जो बहुत महान बनेगा और कौन एवरेज रहेगा। स्टडी क्या किया? विद द हेल्प ऑफ एकेडमी प्रोफेसर्स दे डिवाइडेड स्कूल्स वायलिनिस्ट्स इनटू 3 ग्रुप। जो वायलिन बजाते हैं उनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया। इन द फर्स्ट ग्रुप वर द स्टार स्टूडेंट्स विद द पोटेंशियल टू बिकम वर्ल्ड क्लास सोलिस्ट। पहले ग्रुप में जो बेस्ट बच्चे थे उनको रखा गया कि वर्ल्ड क्लास सोलोइस्ट बन सकते हैं। सब बच्चे हैं, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं। सेकेंड वर दोज जज्ड टू बी मेयरली गुड। उन सबको जब प्ले करा के देखा गया, सेकेंड ग्रुप में जो ठीक ठाक से थे, बहुत अच्छे नहीं थे बट दे आर गुड, ऐसे बच्चों को रखा गया। थर्ड वर स्टूडेंट्स हु वर अनलाइकली टू एवर प्ले प्रोफेशनली एंड वर इंटेंडेड टू बी म्यूजिक टीचर्स इन द पब्लिक स्कूल सिस्टम। और थर्ड ग्रुप में वो बच्चे थे जो कभी गाना वाना या म्यूज़िक को अपना प्रोफेशन नहीं बनाने वाले थे, वो खाली जॉब चाहते थे पढ़ाने के लिए। All of the violinists were then asked the same questions. जब बड़े हो गए सबसे यही पूछा गया, बचपन में और बड़े में एक ही सवाल पूछा गया सबसे। How many hours have you how many hours you have practiced? How many hours have you practiced since you first picked up the violin? अरे मैं कहाँ मिस कर रहा हूँ। सेम क्वेश्चन ओवर द कोर्स ऑफ योर एंटायर करियर, तुम्हारे पूरे करियर में, एवर सिंस यू फर्स्ट पिकअप द वायलिन्स, जब पहली बार तुमने वायलिन पिकअप किया था, हाउ मेनी आवर्स हैव यू प्रैक्टिस्ड? कितने साल तुमने प्रैक्टिस किया? कैसे पता चलेगा उनको? Everyone from all 3 groups started playing at roughly the same age. सबने वही बचपन से ही चालू किया था, around 5 years old, जैसे आप स्कूल चालू करते हैं। In those first few years, everyone practiced roughly in the same amount. बचपन में सब बच्चे की तरह होते हैं, सब खेलते कूदते भी हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं। But when the students were around the age of 8, जब 8 साल के बच्चे हुए, यहाँ से कुछ डिफरेंस चालू हुआ। रियल डिफरेंस स्टार्टेड टू इमर्ज। ये जो बच्चे हैं ना, कुछ तो बहुत स्टार है, एक्सलेंट है, कुछ गुड है और कुछ एवरेज है। इन तीनों ग्रुप में बचपन में कोई डिफरेंस नहीं था। 8 साल की उम्र में पहली बार डिफरेंस दिखाई देना शुरू हुआ। और डिफरेंस क्या था? क्वालिटी में डिफरेंस नहीं था, कोई और डिफरेंस था। The students who would end up the best in their class began to practice more than everyone else. क्वालिटी वही है, बस उन्होंने टाइम बढ़ाना शुरू कर दिया बच्चों ने। मज़ा आता होगा। बहुत से बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जो कंप्यूटर के गीक हैं, मज़ा आता है इसलिए तो। The students who would end up, they were giving 6 hours a week. बहुत ज़्यादा नहीं है यार, 1 घंटे पर डे, संडे को छोड़ दो, 6 घंटे पर वीक। जब 9 साल के थे, 8 hours a week by the age of 12, 12 साल की उम्र में। बट देख रहे हैं आप क्या हो रहा है? कंसिस्टेंसी है। हफ्ते में 1 ही घंटे दे रहे हैं वो, अच्छा लगता है, जाके प्ले कर रहे हैं। जब 12 साल के हो गए तो 8 घंटे, 16 साल के हो गए, 16 घंटे बाय द एज ऑफ 14। 16 घंटे मतलब कितना हो गया अब? ऑलमोस्ट 2 घंटे पर डे। बहुत बड़ा अमाउंट है।
आप 2 घंटे कोई भी चीज़ नहीं करते होंगे घर पे, पढ़ाई ज़बरदस्ती कराना पड़ता है और ट्यूशन पढ़ाते होंगे माँ बाप ज़बरदस्ती, हाँ करते होंगे आप। फेसबुक करते होंगे, टीवी देखते होंगे, फ्रेंड्स के साथ गप्पे मारते होंगे। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बच्चे करते होंगे, कुछ बच्चे नाखून तोड़ते होंगे। एंड अप until by the age of 20 they were practicing, that is purposefully and single-mindedly playing with their instrument with the intent to get better well over 30 hours a week। 30 घंटे से भी ज़्यादा, कितना हो गया 30 घंटे पर वीक, 5 घंटे पर रोज़ अगर एक दिन छोड़ दो। ब्रूस ली को जानते हैं आप? ब्रूस ली was the man who broke all the records of martial arts। एक मैंने वीडियो देखा है ब्रूस ली का, पता है ब्रूस ली माचिस की तीली है, एक अपना नॉन चाकू जानते हैं? नॉन चाकू डंडी होती है, बीच में चेन होता है, उस नॉन चाकू से माचिस की तीली के ऊपर मारता है और तीली जल जाती है। एंड ही कैन डू इट हंड्रेड्स ऑफ टाइम विदाउट ब्रेकिंग द स्टिक। वो क्या कर सकता है, दिया अगर जल रहा है तो पिंग पोंग बॉल, टेबल टेनिस का जो बॉल है उससे मारेगा और दिए के जो लॉ है उसको बुझाएगा, दिया नहीं गिरे, वो आपका कैंडल नहीं गिरेगा। दिस वीडियो इज अवेलेबल देयर, यूट्यूब पे अवेलेबल है। ब्रूस ली वीडियोस देखेंगे, ब्लैक एंड वाइट पे, बहुत पुरानी वीडियो है। ही यूज्ड टू प्रैक्टिस मार्शल आर्ट्स ऑलमोस्ट 10 to 12 आवर्स डेली। कहते हैं वो एक हाथ से मार करके ही कुड किल एनीबडी, बस 4 इंच की दूरी चाहिए थी उसको। इट इज़ नॉट टैलेंट, ये उसकी बहुत सालों की प्रैक्टिस है। बट प्रैक्टिस भी कोई ज़बरदस्ती नहीं करा सकता आपसे। मैं आपको बोलूँ होमवर्क करो, इंग्लिश पढ़ो, आप जब बुक खोलते हैं और आपको बोर होता है, बोर होने से आप कुछ नहीं कर सकते। जो भी लोग क्रिकेट खेलते हैं, फेसबुक करते हैं, दैट टाइम दे स्पेंड, उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या कोई बोलेगा, इसके बदले में क्या मिलेगा, मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कोई हमको जज अच्छा करेगा ख़राब करेगा, दैट डजंट बॉदर इफ़ यू वांट टू बिकम एक्सेलेंट इन समथिंग। 2 चीज़ें चाहिए होंगी आपको। इसको थोड़ा सा ख़त्म कर देते हैं फिर। द एलीट परफॉर्मर्स जो बहुत अच्छे थे हैड ईच टोटल्ड 10,000 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस। जब तक वो 20-22 साल के हुए थे, उनके लाइफ का टोटल प्रैक्टिस 10,000 घंटे का हो चुका था। बाय कॉन्ट्रास्ट, और वहीं पर जो बाकी बच्चे थे, द मेयरली गुड स्टूडेंट्स हैड टोटल्ड 8,000 आवर्स। आपको लगेगा सर 2,000 घंटे में कितना फ़र्क कैसे आ सकता है, बट है। आप कभी गैलेक्सी का फ़ोन उठाइए जिसका रैम 6 GB है, और कोई ऐसा फ़ोन उठाइए जिसका 1 MB है, 1 GB, यू कैन सी द डिफरेंस। कैमरे में डिफरेंस दिखाई दीजिएगा। 10,000, 8,000। एंड द फ्यूचर म्यूज़िक टीचर, जो टीचर बनने वाले थे, जो म्यूज़िक नहीं आती थी इनको बहुत अच्छी, उन्होंने 4-5 हज़ार। प्रैक्टिस तो यार हम भी करते हैं, तुम भी करते हो, तुम इतना अच्छे कैसे हो गए? एक पागलपन है, वो घड़ी देखता नहीं है उस पागलपन में। इंडिया में ना जो लोगों ने फिल्म बनाते थे, फिल्म मेकर्स में, एक ही बंदे के बारे में जानता हूँ जिसने ऑस्कर मिला उसको, सत्यजीत रे। अजीब आदमी था, मैंने उसकी बायोग्राफी पढ़ी है। एक ही 2 फिल्में देखी है, बिकॉज ज़्यादातर बंगाली फिल्में थी उसकी। हिंदी की 1-2 फिल्में उसकी, शतरंज के खिलाड़ी। आप देखेंगे तो अचानक आपको फील होगा कि आप 100 साल पहले चले गए। ही यूज्ड टू ड्रॉ, कि उसको कैसा ड्रेस कैसा चाहिए, उसको ड्रॉ करते थे। वो टोपी ड्रॉ करते थे। ड्राइंग करने की क्या ज़रूरत है? पागलपन है। ऑस्कर मिला है उसको। उसको लोग स्टडी करते हैं उसकी फिल्मों को। आउटलायर्स एग्ज़ाम पास करके नहीं बनते। आउटलायर जो भी चीज़ करते हैं एग्ज़ाम के लिए करते ही नहीं, अपने दोस्तों से आगे बढ़ने के लिए नहीं करते। बिकॉज अगर आप दोस्तों से कंपेयर करेंगे तो आप कितना आगे बढ़ जाएंगे? वो 10 है, आप 12 हो जाएंगे। बट आउटलायर्स अगर वो 10 है तो 10,000 होते हैं। मार्क जकरबर्ग स्कूल छोड़ दिया था, पता है आपको ना? नहीं, पागल नहीं था वो, स्कूल छोड़ दिया। ही वॉज सो गुड एट हिज वर्क। 5-10 साल की उम्र में उसने एक ऐप बनाया था, म्यूजिक का ऐप, जो कि $1 मिलियन में दूसरी कंपनी खरीदने को तैयार थी।
रात को बैठ करके बनाया था उसने फेसबुक। उसी के कॉलेज के सीनियर बच्चे उसको पैसे देकर के बोले थे तो मेरे लिए काम कर, बट ही लेफ्ट द कॉलेज। बाद में सू किया उन लोगों ने कि मेरा आइडिया था फेसबुक का। उसने पता नहीं कितने 50 या 100-200 करोड़ रुपए देकर के उनका मुंह बंद कर दिया, और वो लोग चुप भी हो गए। अगर उनका आइडिया था, आज फेसबुक की वजह से जकरबर्ग इज मोर देन टॉप 10 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, यंगेस्ट एंड रिचेस्ट पीपल। ये एग्जाम पास करके नहीं होता है। कितने लोगों ने टॉप किया होगा हार्वर्ड, कितने बच्चे निकलते हैं कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, सबके सब जकरबर्ग नहीं बनते, सबके सब पागल नहीं होते। आपको दो चीज़ देखनी है, एक तो कोई ऐसा काम जिसकी फ्यूचर में वैल्यू हो। अगर आप जाकर के घर में बैठकर खाली फेसबुक करते रहो, आप फेसबुक कर रहे हो, इसको कोई वैल्यू नहीं बनती। यू हैव टू फाइंड आउट समथिंग दैट इज़ वेरी वैल्यूएबल इन द वर्ल्ड, एंड देन यू हैव टू डेडिकेट योर सेल्फ। अपना टाइम चोरी चोरी से, यहाँ से निकाल के, वहाँ से निकाल के, सब जगह से निकाल के उसमें डालना शुरू करिए। डालना मतलब आपका टाइम आपका मनी है। जब आप उस पर 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, पता है मैंने वीडियोस क्यों बनाना शुरू किया? बिकॉज मुझे जानना था कि मैं कितने वीडियोस बना सकता हूँ। जब तक मैं ऐसे पहले आता था, पढ़ाता था, चला गया, मुझे मालूम नहीं पड़ता था मैं कितना पढ़ा रहा हूँ। आई वॉन्टेड टू कैलकुलेट, क्या डॉक्टर आशीष तुम्हारे 10,000 घंटे पूरे हो सकते हैं, भले 50 साल की उम्र में हो। एंड पिछले 4-5 सालों में मेरी एवरेज नंबर ऑफ आवर्स रीडिंग एंड टीचिंग हैज़ इंक्रीज्ड, ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे पड़ गए रोज़ के। बचपन में नहीं किया यार, स्कूल में नहीं था इतना मैं समझदार, अब जाके पढ़ा है मैंने, तो क्या फ़र्क पड़ता है, अब शुरू करेंगे। बहुत से लोगों ने, कौन था ये, बोमन ईरानी, ही वॉज अ वेटर एंड ही यूज्ड टू प्रैक्टिस, पता है नमकीन बनाता था घर, वहाँ पे हलवाई की दुकान में, वेटर का काम किया था उसने, चुपके चुपके जाकर के थिएटर का काम, एक्टिंग करता था वो। यू हैव टू फाइंड आउट समथिंग ऑफ वैल्यू, कोई ऐसी चीज़। आपकी जो बीबी की वाइन्स है, ही मेक्स ऑलमोस्ट 4 to 5 lakhs रुपीज़ अ मंथ। उसके पेरेंट्स शुरू में बोले थे तू करता क्या है ऊपर बैठ करके, बट वो कुछ तो करता है। वो अपने आप ही 3 लोगों का रोल प्ले करेगा, लड़का बनेगा, उसकी माँ बनेगा, उसका कोई पड़ोसी बन जाएगा। आप उसको देखते हैं तो हंसते हैं, बट ही एक्चुअली पुट्स एफर्ट्स। वो स्टॉप करेगा, कुछ बोलेगा, फिर पीछे कुछ करे। आप बना के देखिए कैसा वीडियो। हर चीज़ में एफर्ट तो चाहिए चाहिए, बट वो एफर्ट अगर इकट्ठा नहीं होता जा रहा है, आपने कुछ दिन ये किया, फिर कुछ दिन कुछ और किया, फिर आपको खोजना पड़ेगा जहाँ पर आप अपना पूरा टाइम 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल लगाना चाहते हैं। उसके बदले में कुछ भी नहीं मिलता, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सर मुझे बहुत मज़ा आता है वो करने में। एंड देन सडनली यू बिकम एन आउटलायर। उस काम के लिए किसी को भी खोजना पड़ेगा, यार आशीष के पास जाओ या फेसबुक पे जाओ। पता है इस समय मार्केट में कितने सोशल नेटवर्क है, फेसबुक जैसी कितनी कंपनीज है पता है आपको? मोर देन 1000। बट कोई जानता नहीं किसी के बारे में। क्यों? लोगों ने किया होगा फिर छोड़ दिया। 10,000 घंटे पूरे करने हैं, किस चीज़ में करने हैं वो पेरेंट्स नहीं डिसाइड करेंगे, आप खुद डिसाइड करेंगे। खोजते रहिए, कोई ऐसा काम मिल जाएगा जो आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, फिर आप कन्विंस कर ले जाएंगे अपने पेरेंट्स को। 3 इडियट यही है। 3 इडियट में रणछोड़ दास को अच्छा लगता था पढ़ना, उसने अपने फ्रेंड्स को बोला तुझे अच्छा लगता है तो जाके कैमरामैन बन, बिकम ए फोटोग्राफर। इफ यू फाइंड समथिंग यू लाइक, start giving yourself that build ups your confidence। वो कोई निकाल ही नहीं सकता। जब आप बहुत अच्छा कोई काम कर रहे होते हैं ना अपने मन का, आपके सामने कोई ऐसा बंदा आ जाता है जो आपसे बहुत बेटर है। पता है आप क्या क्या बोलते हैं? वाह बॉस, इससे सीखूंगा। आप डिप्रेशन में नहीं जाते। ही बिकम्स योर सोर्स। थैंक यू। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए।